नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ASJ लीगल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस भी बोलते हैं, राइट। अब जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस है, ये दो वर्ड्स को मिलकर बना है। पहला वर्ड है लीज और दूसरा वर्ड है पेंडेंस। अब लीज का मतलब है लिटिगेशन और पेंडेंस का मतलब है पेंडिंग इन द कोर्ट, राइट। अब ये जो डॉक्ट्रिन है, दिस डॉक्ट्रिन अप्लाइज ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। अब जब भी कोई ऐसी ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी की विच इज डन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिफीटिंग द राइट्स ऑफ एनी अदर पार्टी, राइट, तो उस केस में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस अप्लाई होगा, राइट। अब इसी डॉक्ट्रिन को हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर भी बोलते हैं, राइट। अब अगर इसी डॉक्ट्रिन को हम एक एग्जांपल से समझें तो सपोज देयर इज अ हाउस इन द पोजेशन ऑफ ए। एक इंसान है ए, उसकी पोजेशन में एक हाउस है और उस पे एक इंसान है बी। वो एक केस कर देता है रिगार्डिंग दैट हाउस कि जो हाउस है जिसमें ए रह रहा है वो उसका है, बी का, राइट। अब इस केस में क्या हुआ कि एक लिटिगेशन पेंडिंग हो गई कोर्ट में, राइट। बट व्हाट हैपेंस, जो ए है, एक इंसान है ए, वो प्रॉपर्टी बेच देता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। जब वो लिटिगेशन पेंडिंग है, केस पेंडिंग है, उसी के बीच में जो ए है वो प्रॉपर्टी बेच देता है एक्स को, राइट। तो इस केस में, इस एग्जांपल में डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस अप्लाई होगा और जो ये ट्रांसफर हुई है ये तब तक होल्ड पे चले जाएगी जब तक उस सूट में या उस केस में कोर्ट की जजमेंट ना आ जाए, राइट। और जो ये ट्रांसफर हुई है दैट विल बी सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, राइट। अगर तो जजमेंट ए की फेवर में आई तो ये जो ये ट्रांसफर है ये वैलिड हो जाएगी। बट इफ ये जो जजमेंट है ए के अगेंस्ट आई तो इन दैट केस ये जो ट्रांसफर है दिस विल बी वॉइड, राइट। दोस्तों, अब अगर हम सेक्शन 52 की लीगल लैंग्वेज को पढ़ें तो हमें चीजें फर्दर क्लियर हो जाएंगी कि ऐसी कौन सी एसेंशियल कंडीशंस हैं जो कि होनी चाहिए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, राइट। अब अगर हम सेक्शन 52 की हेडिंग पढ़ें तो हेडिंग है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट देयरटू। मतलब एक तो हेडिंग में ही कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि दिस सेक्शन अप्लाइज ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और जिसमें सूट पेंडिंग हो, राइट। अब अगर इसको फर्दर पढ़ें तो इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी within the limits of India or beyond or established beyond such limits by the central government, any suit or proceedings which is not collusive and in which any right to immovable property is directly or specifically in question, the property cannot be transferred or otherwise dealt by any other party thereto under any decree or order which may be made therein except under the authority of court or on such terms as it may impose, right। अब अगर इसकी मतलब समझें तो इसमें लिखा है, सबसे पहले लिखा है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट, मतलब देयर मस्ट बी अ सूट विच इज पेंडिंग इन द कोर्ट और जो कोर्ट है मस्ट बी हैविंग अथॉरिटी, मतलब जो सूट है वो उस कोर्ट में होना चाहिए जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। मतलब एक कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट में एक सूट पेंडिंग होना चाहिए, राइट। एंड दैट सूट मस्ट नॉट बी कल्यूसिव, कोई फ्रॉड करने के लिए सूट ना किया हो, राइट। तो उस केस में प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट बाय एनी अदर पार्टी। मतलब अगर कोई सूट पेंडिंग है इन द कोर्ट ऑफ कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन और वो सूट कल्यूसिव नहीं है, देन इन दैट केस द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एंड इट कैन नॉट बी डेल्ट बाय एनी अदर पार्टी अदर देन द पार्टीज हु आर इन द सूट। तो जो पार्टी सूट में है उनके अलावा किसी और पार्टी के द्वारा भी वो प्रॉपर्टी डील नहीं की जा सकती, एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन दी गई है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। मतलब एट द फर्स्ट इंस्टेंस
कोई भी प्रॉपर्टी जिसके लिए सूट चल रहा है वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली अंडर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट एंड ऑन सच टर्म्स एज इट मे इम्पोज। मतलब अगर कोई कोर्ट अलाउ करता है और कुछ कंडीशंस लगाता है तो ओनली इन दैट केस ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रांसफर हो सकती है, राइट। दोस्तों, अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बाकी डॉक्ट्रिन्स की तरह जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस है, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन अ मैक्सिम which is ut lite pendente nihil invitor, which means during the pendency of a suit no new thing should be introduced in relation to the property। मतलब जब तक कोई सूट किसी प्रॉपर्टी पर पेंडिंग है, किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई सूट पेंडिंग है किसी कोर्ट में, तब तक उस प्रॉपर्टी पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज या कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। लाइक कोई मॉर्गेज नहीं हुई होनी चाहिए, कोई सेल ना हो, कोई लीज ना हो, राइट। और जो एक तरह का स्टेटस को है, प्रॉपर्टी जैसी है वैसी ही मेंटेन हुई होनी चाहिए, राइट। और जैसे हमने सेक्शन 52 की लीगल लैंग्वेज में पढ़ा था, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ा था, तो उसी हिसाब से जो असेंशियल कंडीशंस हैं सेक्शन 52 की, दोज आर पेंडेंसी ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग, मतलब कोई सूट पेंडिंग होना चाहिए, सूट मस्ट बी पेंडिंग इन द कंपिटेंट कोर्ट, जो सूट है वो किसी कंपिटेंट कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए, उस कोर्ट में जिसकी जुरिस्डिक्शन है और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, राइट। और जो सूट और प्रोसीडिंग्स आर नॉट कल्यूसिव, जो सूट और प्रॉपर्टी है इट शुड नॉट बी कल्यूसिव, कि फ्रॉड करने के लिए या कोई शैम केस फाइल नहीं हुआ होना चाहिए। और जो राइट्स रिलेटिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी आर इन क्वेश्चन, और जो केस है वो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही हुआ होना चाहिए जो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर हो रही है, राइट। और इसमें जो एक्सेप्शन थी वो थी ट्रांसफर कैन बी मेड एज टू इफेक्ट द राइट ऑफ द अथॉरिटी, एज टू इफेक्ट द राइट्स बाय द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट ऑन सच टर्म्स एज इट मे इम्पोज। मतलब पहले ऊपर बताया गया है कि प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, बट एक्सेप्शन दी गई है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, और जो कोर्ट है उस पर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज करता है और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रख के ही प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर किया जा सकता है, राइट। अब जो सेक्शन 52 है उसकी जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एक्सप्लेनेशन 1 है इट टेल्स अबाउट द पेंडेंसी ऑफ द सूट। इसमें बताया गया है कि अब इधर तो एक सबसे एसेंशियल कंडीशन थी दैट पेंडेंसी ऑफ द सूट पेंडिंग होना चाहिए। अब सूट किस चीज को हम कितने पोर्शन को या कितने टाइम पीरियड को हम पेंडेंसी ऑफ द सूट मानेंगे, वही चीज एक्सप्लेनेशन 1 में एक्सप्लेन की हुई है, राइट। उसमें बताया गया है कि इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। मतलब जिस दिन से प्लेंट फाइल की गई है रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी किसी कोर्ट में, उस दिन से वो सूट स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस सूट विल कंटिन्यू टिल द फाइनल डिक्री, जब तक फाइनल डिक्री नहीं आ गई या जजमेंट नहीं आ गई या जो डिक्री आई है उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो गई, राइट। या वो जो एग्जीक्यूशन है वो अनऑब्टेनेबल हो गई है ड्यू टू द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। अब मैं फिर से समझा देता हूं कि जो सूट है वो उस दिन से स्टार्ट हुआ माना जाएगा जिस दिन से प्लेंट कोर्ट में दायर की गई है, राइट। और तब तक चलेगा जब तक उस सूट पे कोई फाइनल जजमेंट या फाइनल डिक्री नहीं आ गई और उस डिक्री की प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होगी, राइट। या वो जो एग्जीक्यूशन है वो अनऑब्टेनेबल नहीं होगी बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब एग्जीक्यूशन का पीरियड खत्म होने तक वो जो पेंडेंसी है वो मानी जाएगी, राइट। अब इसी रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है हाकिम मोहम्मद वर्सेस साहिब कलेक्टर का। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला था कि जो अपील होती है दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द टर्म पेंडेंसी। मतलब जब अगर अपील हो रही है किसी केस में अपील हुई है तो उसको भी हम पेंडेंसी और सूट ही मानेंगे,
और उस केस में भी अपील के दौरान भी जो प्रॉपर्टी है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती। राइट दोस्तों, अब जो सेक्शन 52 को बनाने के पीछे मेन मकसद है उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनमें से जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अलाउ कर दी जाए, किसी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर को अलाउ कर दिया जाए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, तब वो जो सूट है वो किसी सक्सेसफुल एंडिंग पे आएगा ही नहीं। राइट, तो किसी सूट को सक्सेसफुल एंडिंग पर लाने के लिए ही डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस अप्लाई किया जाता है, ताकि वो प्रॉपर्टी में स्टेटस को मेंटेन रहे और जो कोर्ट की फाइनल डिक्री आती है उससे जो सूट है वो एक फाइनल टर्मिनेशन पे आ जाए, एक फाइनल एंडिंग पे आ जाए। राइट, और अगर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस अप्लाई नहीं किया जाता then it will result in the multiplicity of suits। like अगर मैंने प्रॉपर्टी बेच दी और जो डिसीजन है वो मेरे खिलाफ आया, तो जो जिस पर्सन को मैंने प्रॉपर्टी बेची है उसका टाइटल भी खराब हो गया, अब वो आगे सूट करेगा। राइट, तो इसी मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को कम करने के लिए ही डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस अप्लाई किया जाता है। राइट, जो तीसरा मकसद है वो है राइट्स ऑफ द पार्टीज कैन नॉट बी फाइनली सेटल्ड बिकॉज द स्टेटस को ऑफ द पार्टीज इज नॉट मेंटेन्ड। जैसे मैंने पहले भी समझाया कि अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर अलाउ कर दी जाए तो जो स्टेटस को है वो मेंटेन नहीं होगा और जो राइट्स पार्टी के राइट्स हैं वो फाइनली डिटरमिन नहीं होंगे। राइट, और ये इसलिए भी अप्लाई किया जाता है टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन। जिस प्रॉपर्टी के बारे में लिए हम लड़ रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के सारा सूट चल रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो सूट किस बात का। राइट, तो इट इज अप्लाइड टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन, और फिर इट इज अप्लाइड टू ऑनर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। मतलब अगर कोई कोर्ट ने जजमेंट दी है किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और वो प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो इमेजिन कि वो जो जजमेंट दी है उसका मतलब क्या होगा, कुछ नहीं। राइट, तो किसी कोर्ट की जो जजमेंट दी गई है उस जजमेंट को ऑनर करने के लिए ही डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस अप्लाई किया जाता है। राइट, और जो फाइनल है वो है टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। मतलब अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस अप्लाई नहीं किया जाता और वो प्रॉपर्टी आगे बेचनी अलाउ कर दी जाती है, तो जो जस्टिस है वो तो प्रिवेल होगा ही नहीं। अगर सपोज कोई एक इंसान है जिसने अपनी प्रॉपर्टी के लिए ही किसी और इंसान पे सूट किया है और वो सामने वाला इंसान किसी दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को ऐसे प्रॉपर्टी बेचता जा रहा है, तो जिस इंसान की असली में प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसके साथ तो जस्टिस होगा ही नहीं। वो तो केसेस ही लड़ता रह जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए ही डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस अप्लाई किया जाता है। राइट, तो दोस्तों दिस वाज ऑल रिगार्डिंग सेक्शन 52 डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस। आई होप मैंने जितना आपको समझाया वो आपको समझ आया हो, बट स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ जो भी लॉ नोइंग पर्सन है जिनको लीगल कोचिंग में हेल्प चाहिए उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।